फ्रेंड्स, वेलकम टू आयत क्लासेस। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पॉलिटिकल साइंस 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस के 5 चैप्टर्स कंप्लीट किए और 6 चैप्टर का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है, विच इज़ इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसमें हमने देखा था कि इंडिया व्हाट इज मीन बाय फॉरेन पॉलिसी, देन प्रिंसिपल्स, व्हाट प्रिंसिपल्स गाइड फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी, principles like sovereign equality of states, then respect for the sovereignty and territorial integrity of all states, then non-intervention in the internal affairs of any other state, respect for international law, active participation in international and regional organizations, then belief in peaceful coexistence and peaceful resolution of international disputes. इन सारे प्रिंसिपल्स को हमने डिस्कस किया था. देन आफ्टर दैट वी सीन नॉन अलाइनमेंट और इंडियाज स्टैंड इन नॉन अलाइनमेंट वर्ल्ड और ड्यूरिंग कोल्ड वॉर. देन आफ्टर दैट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, फैक्टर्स लाइक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, economy, polity, international system. These factors we have discussed. Then after that we have seen India's relation with the world, how India is using its relation or how it's maintaining its relation with the neighboring or the entire world, or especially or specifically with major powers like United States, then USSR, former USSR right now, Russia, then after that China. With this country, how India maintains its relations, we have seen, we discussed in our previous lecture. Today we are going to see as India as a emerging power or India as a emerging superpower. As we have seen in our previous chapters कि बहुत सारे फैक्टर्स है जिनकी वजह से कहा जा सकता है कि इंडिया एज इमर्जिंग सुपर पावर है. फर्स्ट रीज़न इसमें यह है कि ड्यूरिंग कोल्ड वॉर जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी उनको इंडिया ने जिस तरीके से लीड किया है और उनको जिस तरीके से लीड करने की कोशिश की है वो दिखाता है कि इंडिया इनको लीड करना चाहता है. देन आफ्टर दैट इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इमर्जिंग इकोनॉमी है और इसकी जो एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसकी वजह से G20 एंड अदर रीजनल ग्रुपिंग्स में इंडिया का जो स्टैंड है वो बहुत अहमियत रखता है. और साथ ही साथ जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया के प्राइम मिनिस्टर ने यंगिन प्रिमाको, इन्होंने जिस तरीके से नोट किया है ट्राइलैटरल समिट में और इंडिया के उसमें प्रेजेंस को उन्होंने इंडिकेट करते हुए कहा कि इंडिया एज अ रीजनल सुपर पावर है और रीजनल मेजर पावर है. तो ये सारी चीज़ें दिखाती है कि इंडिया राइट नाउ इमर्जिंग एज अ सुपर पावर. देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेबरहुड. और यहाँ पर हमें देखना है कि इंडिया के सबसे पहले नेबरहुड के साथ रिलेशन को समझने से पहले हमें ज़रूरी है कि हम समझ लें कि इंडिया के नेबर्स किस किस टाइप के हैं. तो यहाँ पर हम इंडिया के रिलेशन को विथ नेबर्स हम 3 टाइप्स में डिस्कस कर सकते हैं और 3 पार्ट्स में डिस्कस कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंडिया के एक्चुअल नेबर्स जिनके साथ इंडिया अपना बॉर्डर शेयर करता है. तो इसमें कंट्रीज़ लाइक म्यांमार, चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन कंट्रीज़ को हम इंडिया के नेबर कंट्रीज़ का कैसे कहते हैं. देन आफ्टर दैट इंडियन ओशन रीजन और इंडियन ओशन रीजन, देन ईस्ट अफ्रीकन पर्शियन गल्फ, देन मलेशिया टिल मलेशिया, वियतनाम एंड सेंट्रल एशियन हिंटरलैंड, कि इनके साथ इंडिया अपने रिलेशन किस तरीके से मेंटेन करता है. इन सारी चीज़ों को हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें जैसे कि पता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस और जिस तरीके से 1947 के बाद और आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नए कंट्रीज़ को और नए कंट्रीज़ हमें वर्ल्ड के पॉलिटिकल मैप में देखने के लिए मिलते हैं. तो ये जो न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज़ थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोशिश की थी, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कोशिश की थी कि हम इन कंट्रीज़ को लीड करें, एक नया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें. इस पावर इंस्टेड ऑफ गेटिंग इन्वॉल्व इन पावर पॉलिटिक्स, ही ट्राइड टू गिव वन अदर प्लेटफॉर्म टू कम एंड टॉक फॉर डेवलपमेंट, फॉर पीस, फॉर डिसआर्मामेंट. तो इन सारी चीज़ों के लिए कोशिश की थी और साथ ही साथ अपने रिलेशन को अच्छे तरीके से मेंटेन करने की कोशिश की थी. और ये जो पीस, देन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, इन सारे म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, ये सारी चीज़ें हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से आने वाले वैल्यूज़ हैं. तो हमारा जो सबसे पहला रिलेशन है विद पाकिस्तान, पार्टीशन के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन रहे, पार्टीशन के फ़ौरन बाद तो हमारे रिलेशन उतने बेहतर नहीं थे जिस तरीके से पाकिस्तान का एग्रेशन और
और प्रेजेंट भी देखे जाए तो हमारा रिलेशन पाकिस्तान के साथ उतने बेहतर नहीं है। तो उसके एक हिस्ट्री कैसे, जैसे कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से उनका इंटरफेरेंस है, और वो इंटरफेरेंस एक वक्त तक लिमिटेड था, बट आज वो जिस तरीके से उन्होंने टेररिज्म और उसको टेरराइज़ किया है, तो इसकी वजह से कहा जा सकता है ये इंडिया के रिलेशन को इरिटेट करता है विद पाकिस्तान। हमने कोशिश की कि अपने रिलेशन को पाकिस्तान के साथ अच्छा रखे, बट वो वक्त ब वक्त वो लोग, क्योंकि कोई भी रिलेशन पीसफुल उसी वक्त हो सकता है जब दोनों तरफ से कोशिश की जाए। सिर्फ एक तरफ से कोशिश की जाएगी तो वो उसमें कुछ रिजल्ट नहीं निकलता है। सेम यही चीज़ हमारे इंडिया के रिलेशन विद पाकिस्तान, इन दोनों के रिलेशन में देखा गया है। तो हमारा 1971 की जो वॉर है, उस वक्त जिस तरीके से बांग्लादेश का इमरजेंस होता है, देन इंडो पाकिस्तान बॉर्डर इशू, आज भी हमारे बॉर्डर इश्यूज उनके साथ डिस्प्यूट्स छोटे बड़े होते रहते हैं। साथ ही साथ फिर आज जिस तरीके से चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे के करीब आने लगे हैं, तो ये इंडिया के लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से सोच का बाइस बनती है और एक प्रॉब्लमेटिक इशू है। और इंडियन नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये चीज़ एक तरीके से सोचने का टॉपिक बन जाती है। देन नेपाल और सिक्किम और भूटान इंडिया के उस वक्त हिमालयन किंगडम के रीजन्स है, और ये लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ है। भूटान को हम प्रोटेक्ट करते हैं, उसके फॉरेन अफेयर्स को और उसकी सिक्योरिटी को, उसके ट्रेड को हम एक्सेस करते हैं अपने लैंड से। इसीलिए हमारे रिलेशन सिंस बिफोर आवर इंडिपेंडेंस, हमारा रिलेशन भूटान और नेपाल के साथ, सिक्किम के साथ बेहतर रहे। बट रिसेंटली अगर हम न्यूज़ को एनालाइज करेंगे तो नेपाल के साथ आने वाले कुछ वक्त में हमारे रिलेशन थोड़े से बिगड़े हैं उनके पॉलिटिकल मैप की वजह से, और बहुत सारे रीजंस हैं। देन आफ्टर दैट सिक्किम को 1975 स्टेट इंडिया के यूनियन में उसको इंक्लूड किया गया था, और स्टेट का और इस तरीके से आज सिक्किम हमारा एक स्टेट है इंडियन यूनियन का। देन आफ्टर दैट बांग्लादेश के साथ हमारा रिलेशन 1971 के बाद तो बेहतर है, बट जब प्राइम मिनिस्टर शेख मुजीबुर रहमान की डेथ हुई और उसके बाद जिस तरीके से हमारे रिलेशन चेंज होने लगे, तो वो आज एक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और दूसरे इंसर्जन की वजह से कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन और दूसरे मेनली बॉर्डर डिस्प्यूट्स की वजह से हमारा रिलेशन बांग्लादेश के साथ भी बेहतर नहीं है, बट देयर इज़ सम अप्स एंड डाउन्स। देन म्यांमार एंड श्रीलंका, सेम रिलेशंस एज लाइक म्यांमार और श्रीलंका के साथ भी हमारे रिलेशन कुछ उतने उस तरीके से नहीं है। सबसे पहले तो जो बर्मा और म्यांमार के साथ हमारा रिलेशन को कन्वर्जन और उनके साथ हमारा रिलेशन बेहतर रहे और हम उनको मेनली सपोर्ट ही करते हैं। बट विथ श्रीलंका, जैसे कि हमें पता है कि वो श्रीलंका कंडेम करता है कि, और एक प्रोपोगेंडा टाइप इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि इंडियन फोर्सेस थे और इंडिया ने जो तमिल LTT जो आज एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है और टेररिस्ट ग्रुप श्रीलंका का है, तो उन लोगों को इंडिया ने हेल्प किया था। तो इसकी वजह से आज तक हमारे रिलेशन उतने बेहतर नहीं हुए, बट रिसेंटली देखा गया है कि श्रीलंका के साथ इंडिया के रिलेशन बेहतर हो रहे हैं। देन आफ्टर दैट कम हमारा वेस्ट एशियन रीजन कंट्रीज़ के साथ, मेनली जो हमारी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, इनके साथ हमारा रिलेशन बेहतर ही रहे हैं, और वो कल्चर और पॉलिटिकल टाइप्स की वजह से जो हमारे मिडल एजेस से चलते आ रहे हैं, साथ ही साथ कुछ रिलीजियस टाइप्स हैं हमारे। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसने पाकिस्तान को, और उसके बाद जो पैलेस्टाइन इशू को भी हमने कहीं ना कहीं उस चीज़ को हमने पैलेस्टाइनियन के लिए सपोर्ट किया है, और इंडिया इस चीज़ को कंडेम करता है जब उसके खिलाफ़ कोई चीज़ की जाती है। देन आपको और भी चीज़ें देखने लाइक कि इंडिया अपने जो रीजनल ग्रुपिंग जैसे कि एशियान, बिम्स्टेक, सार्क, इनके साथ अपने रिलेशन को बेहतर रखना चाहता है। अगर अपने रिलेशन वो इसमें बेहतर रखता है तो जिस तरीके से रीजनल डेवलपमेंट होगा, तो साथ ही साथ कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा, और उसको अगर अपना डेवलपमेंट करना है तो उसको चाहिए कि अपने रीजनल ग्रुपिंग्स में अपने स्टैंड को और स्ट्रॉन्ग करता रहे। देन आफ्टर दैट अफ्रीका के साथ हमारा रिलेशन एक तरीके से हिस्टोरिकली ही है, और हम जिस तरीके से गांधी जी ने अपना पॉलिटिकल करियर साउथ अफ्रीका से स्टार्ट किया था अगेंस्ट रेसिज्म के,
तो वहाँ से उन्होंने इस चीज़ को बताया कि हमारी कंट्री किस तरीके से वहाँ से और आज तक जिस तरीके से हम उनको मिलिट्री असिस्टेंट, देन नेशनल डिफेंस एकेडमी में जिस तरीके से उनका एक ब्रांच साउथ सूडान ब्लॉक है, देन उसको बहुत सारे अलग अलग एजुकेशनल, देन हेल्थ सेक्टर में इंडिया जिस तरीके से उसको हेल्प करता है और दोनों के टाइप से। और आज अगर हम अगर हम एनालाइज करेंगे इंडिया के कुछ कंपनीज़ को, तो बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी है जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहती हैं, और बहुत सारी जो उसका साउथ अफ्रीकन कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत बेहतर है। और ये इस तरीके से हमारे रिलेशन साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे हैं। देन आफ्टर दैट इंडियन ओशन रीजन, जिस तरीके से हमें पता है कि इंडिया का बहुत बड़ा कोस्टल लाइन है, जिससे जैसे कि इतना बड़ा कोस्टल लाइन है तो इसके साथ बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलते हैं। साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी, जैसे कि पता है कि जब अगर आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसके साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। तो अगर हम जैसे इसीलिए अगर हम इंडिया में होने वाले टेररिस्ट अटैक को एनालाइज करेंगे तो मेनली जो टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं वो सी रूट से ही हमारे यहाँ टेररिस्ट आए हैं। तो इंडिया के लिए एक तरीके से बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, और वो इतने बड़े मैरीटाइम कोस्टल लाइन को प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो 1971 से पहले तक तो इंडिया का प्रेजेंस ओशन में उतना नहीं था, और एक तरीके से जो इंडियन नेवी थे उसका जो रोल था वो प्रोटेक्टर था। बट 1971 के बाद जिस तरीके से इंडियन नेवी ने अपने प्रेजेंस को दिखाया वहाँ पर और अपने मैरीटाइम को प्रोटेक्ट किया, और बांग्लादेश के क्रिएशन में जिस तरीके से अपना रोल अदा किया, तो और उसने अपने पावर को वहाँ पर प्रोजेक्ट किया, और जो डायरेक्टली हेल्प करती है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए। तो इस तरीके से हमारा इंडिया इन द वर्ल्ड हमारा 6th चैप्टर था। देन इंडियन फॉरेन पॉलिसी हैड इवॉल्व अराउंड 3 पिलर्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर era: नॉन अलाइनमेंट इन द इंटरनेशनल रिलेशन, देन प्रिजर्वेशन ऑफ ऑटोनॉमी इन डोमेस्टिक अफेयर, देन सॉलिडारिटी अमंग डेवलपिंग नेशंस। ये 3 अलग अलग फैक्टर्स हैं और 3 अलग अलग चीज़ें हैं जिनके बीच इंडियन फॉरेन पॉलिसी का इवोल्यूशन देखा गया है। दैट इज़ अबाउट आवर 6th चैप्टर। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि आपके जो पॉलिटिकल साइंस 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की पॉलिटिकल साइंस की बुक है, इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए और आपको आंसर किस तरीके से लिखना है। एग्ज़ाम में हर आंसर तो हर कोई लिखता है, बट मार्क्स कुछ ही लोगों को अच्छे मिलते हैं। तो वो हाईएस्ट स्कोरिंग के लिए आपको आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है, तो इस बेस्ड पर हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए कुछ वीडियोस लेकर आए। साथ ही साथ आपके हिस्ट्री एंड अदर सब्जेक्ट लाइक ज्योग्राफी, इन दोनों सब्जेक्ट ज्योग्राफी एंड सोशोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट के लिए कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए वीडियोस अपलोड करें। तो ऐसे ही नए वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल आयत क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे दूसरे सब्जेक्ट के लिए हम वीडियोस बनाएं तो काइंडली आप कमेंट करके उस चीज़ को बता दीजिए। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू फ्रेंड्स।